सोचिए, हजारों साल पहले जलती रेत के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने पत्थर से आसमान को छूने वाले पहाड़ बना दिए। जी हाँ, ये थे मिस्र के पिरामिड। आज भी जब हमारे पास हर तरह की तकनीक है, ये सवाल दिमाग को घुमा देता है कि आखिर ये बने कैसे। तो आइए आज इन पत्थर के पहाड़ों के पीछे छिपी एक अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और जानते, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसी दुनिया जहां लोहा नहीं था, पहिए नहीं थे, आज की मशीनें तो छोड़ ही दीजिए। उस दुनिया ने कुछ ऐसा कैसे बना दिया जो समय को भी मात दे गया? इसका जवाब हैरत की बात है, पत्थरों में नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले बदलती हुई रेत और एक, कह सकते हैं, एक जादुई नदी की कहानी में छिपा है। तो पिरामिडों की कहानी असल में पत्थरों से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक नाटकीय जलवायु परिवर्तन से शुरू होती है, जिसने सचमुच इंसानियत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम सहारा के बारे में क्या सोचते हैं? जलती हुई रेत का एक अंतहीन समंदर, है ना? लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी? जी हाँ, एक जमाना था जिसे वैज्ञानिक अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं, जब यही सहारा हरे भरे मैदानों और बड़ी बड़ी झीलों का घर हुआ करता था। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब एक साथ फल फूल रहे थे। लेकिन फिर लगभग 5,500 साल ईसा पूर्व किस्मत ने एक ऐसी करवट ली, पृथ्वी की धुरी में बस एक मामूली सा झुकाव आया। इतना छोटा कि किसी को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन इस छोटे से बदलाव ने एक प्रलय को जन्म दे दिया। अफ्रीका का पूरा मॉनसून का सिस्टम ही टूट गया। वो हरी भरी जन्नत जो थी, देखते ही देखते झुलसने लगी। झीलें सूखकर भाप बन गई और उपजाऊ मिट्टी बस उड़ती हुई रेत में बदल गई। अब सोचिए उन कबीलों का हाल। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जिंदा रहने की उम्मीद में बस चलते जाना, चलते जाना। प्यास, भूख, डर, इन सब के बीच वो लोग बस एक ही दिशा में भागे जा रहे थे। और फिर इस जानलेवा रेगिस्तान के बीचों बीच उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सिर्फ उनकी जान नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। वो थी नील नदी। अब देखिए, नील नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं थी, वो एक पहेली थी। हर साल वो जैसे गुस्से में उफनती थी और सब कुछ डुबो देती थी। पहली नजर में तो ये एक अभिशाप ही लगता था, लेकिन जब पानी उतरता तो वो अपने पीछे तबाही नहीं, बल्कि एक जादुई तोहफा छोड़ जाती थी। पहाड़ों से बहकर आई काली उपजाऊ मिट्टी। और लोगों ने इस पहेली को जल्दी ही सुलझा लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि अगर इस अभिशाप को काबू कर लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। और बस यहीं से दुनिया के पहले महान इंजीनियरों का जन्म हुआ। और ये तो एक सीधा सा नियम है, जहां अनाज के ढेर लगते हैं वहां शक्ति जन्म लेती है। पानी और अनाज के इस नए खजाने पर जिसका कंट्रोल था, असल में लोगों पर भी उसी का कंट्रोल था। और इसी शक्ति से जन्म हुआ एक बहुत ही ताकतवर विचार का, फेरो का। ये नए शासक सिर्फ राजा बनकर ही खुश नहीं थे, नहीं, उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हम धरती पर चलने वाले जीवित देवता हैं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने विद्रोह की हर गुंजाइश ही खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि अब फेरो का हुक्म मतलब भगवान का हुक्म, और भगवान से सवाल कौन कर सकता है भला? और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का शायद सबसे बड़ा, कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल गेम। लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि फेरो कभी मरता नहीं है। वो तो बस अपना शरीर छोड़कर आसमान में सूर्य देव रा के पास शासन करने चला जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त थी, बहुत बड़ी शर्त, कि उसका शरीर इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सूरज उगला बंद कर देगा, नील नदी सूख जाएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बस इसी एक डर ने पूरी की पूरी सभ्यता को फेरो की इच्छा के सामने झुका दिया। तो अब सवाल ये था कि एक भगवान के शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित कैसे रखा जाए, चोरों से, जानवरों से, और सबसे बड़े दुश्मन खुद समय से। इसका सिर्फ एक ही जवाब था, एक ऐसा घर बनाना, एक ऐसा मकबरा जो खुद एक पहाड़ हो, एक कृत्रिम, एक अमर पर्वत। लेकिन भाई, ऐसा पहाड़ बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। ये सीखने की, गलतियां करने की एक लंबी कहानी थी। पहले मिट्टी की ईंटों के मस्तबा बने, लेकिन वो तो जल्द ही ढह जाते थे। फिर इम्होटेप नाम का एक जीनियस इंजीनियर आया। उसने पत्थर के मस्तबाओं को सीढ़ियों की तरह एक के ऊपर एक रखकर पहला स्टेप पिरामिड बनाया। फिर कोशिश हुई चिकनी दीवारों वाला पिरामिड बनाने की, जो कि एक शानदार नाकामी साबित हुई।
पर मिस्र के लोगों की खास बात ये थी कि वो हार नहीं मानते थे, वो अपनी गलतियों से सीखते थे। और जानते हैं, असली कहानी इसी झुके हुए पिरामिड में छिपी है। ये नाकामी शायद पिरामिड बनाने के इतिहास का सबसे जरूरी सबक थी। यहीं पर इंजीनियरों ने पहली बार ये सीखा कि पत्थर का पहाड़ बनाते वक्त गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या होते हैं, उनसे कैसे निपटना है। कह सकते हैं कि इसी एक नाकामी ने गीजा के महान पिरामिड जैसे अजूबे की नींव रखी। और फिर आया फ़ारो खुफू का दौर, और उसकी महत्वाकांक्षा की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने एक ऐसे पिरामिड का सपना देखा जो अब तक बनी हर चीज को बौना कर दे, छोटा कर दे। इसको बनाने में लगे 23 लाख पत्थर के ब्लॉक। 23 लाख! जरा सोचिए, इनमें से कुछ का वजन तो 10 हाथियों के बराबर था। बिना किसी मशीन के ये काम सच में असंभव लगता था। तो फिर ये असंभव काम मुमकिन हुआ कैसे? जवाब है कमाल की सरलता में। उन्होंने मशीनों की जगह प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा औजार बना लिया। नील नदी की सालाना बाढ़ का इस्तेमाल किया 800 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉक लाने के लिए। जमीन पर लकड़ी की स्लेज के आगे रेत पर पानी डालकर फ्रिक्शन कम किया, उसे चिकना बनाया। और पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए मिट्टी के विशाल घुमावदार रैंप बनाए गए। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। तो अब फ़ारो खुफू का अमर पर्वत तैयार था, एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता, जो उसके शरीर और उसके अनमोल खजानों की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करेगा। या कम से कम सोचा तो यही गया था। लेकिन इस महान रचना में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक जानलेवा खामी थी। मकबरे के अंदर शरीर को हमेशा के लिए बचाने की तैयारी चल रही थी। मम्मी बनाने की एक बहुत ही पवित्र और जटिल प्रक्रिया। दिमाग को नाक के रास्ते निकाला जाता था, बाकी अंगों को संभाल कर जार में रखा जाता था और पूरे शरीर को 40 दिनों तक एक खास किस्म के नमक में सुखाया जाता था। मकसद सिर्फ एक था, शरीर को इतना सुरक्षित रखना कि हजारों साल बाद भी राजा की आत्मा जब लौटे तो उसे पहचान सके और अगले जीवन में जा सके। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। पिरामिड की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उसका विशाल आकार, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सोचिए, ये एक अमर मकबरा कम और चोरों के लिए एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड ज्यादा था, जो दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, सारा खजाना यहीं दफन है। और इतिहास गवाह है, जहां खजाना होता है वहां चोर पहुंच ही जाते हैं। बाद में जो फ़ारो आए, उन्होंने अपने पुरखों के लुटे हुए मकबरे देखे और उन्होंने एक ज़रूरी सबक सीखा। उन्होंने ये समझा कि दुनिया को दिखाकर, दुनिया को बताकर कुछ भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिरामिड बनाना ही बंद कर दिया और एक बिल्कुल नई रणनीति अपनाई, छुपाने की। उन्होंने अपने मकबरों को एक सुनसान वीरान घाटी में चट्टानों के अंदर खोदना शुरू किया, और यही वो जगह है जिसे आज हम राजाओं की घाटी या वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। और हाँ, इस नई रणनीति ने तूतनखामुन जैसे कई मकबरों को तो बचा भी लिया। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था, गीजा के महान पिरामिड का क्या? सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे रहस्यमय, आखिर उसके अंदर क्या था? इस एक सवाल का जवाब पाने के लिए हमारी कहानी अब प्राचीन काल से निकलकर सीधे आज के विज्ञान के दौर में छलांग लगाती है। सदियों का इंतजार, और फिर जब आधुनिक खोजकर्ता आखिरकार महान पिरामिड के दिल तक पहुंचे, उसके सीलबंद किंग्स चेंबर में घुसे, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंदर कुछ भी नहीं था, न कोई ममी, न कोई खजाना, दीवारों पर एक निशान तक नहीं। वो चेंबर पूरी तरह से खाली था। तो सवाल ये था कि क्या लाखों टन पत्थर सिर्फ एक खाली कमरा बनाने के लिए ढोए गए थे? और इस खाली कमरे ने पुराने सवालों से कहीं ज्यादा नए और गहरे सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि बिना कंपास के इसे उत्तर दिशा से इतनी सटीक सीध में कैसे बनाया गया? गीजा के तीनों पिरामिड्स आसमान में ओरियन तारामंडल के 3 सितारों की एकदम हूबहू नकल क्यों लगते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, आज के आधुनिक स्कैन ये बताते हैं कि इस पिरामिड के अंदर अभी भी बड़े बड़े गुप्त कमरे हैं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अभी कुछ ही साल पहले की बात है, एक छोटे से रोबोट को एक बहुत ही पतली सी सुरंग में 200 फीट अंदर भेजा गया। वहां उसे एक पत्थर का सील बंद दरवाजा मिला। बहुत मुश्किल से उसमें एक छोटा सा छेद किया गया और कैमरा अंदर डाला गया, तो जो दिखा वो होश उड़ाने वाला था।
दरवाजे के उस पार कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक और सीलबंद दरवाजा था, जैसे वो किसी और भी गहरे राज की पहरेदारी कर रहा हो। तो आखिर ये महान पिरामिड है क्या? एक फेरो का खाली मकबरा, या आसमान के तारों का एक जमीनी नक्शा, या फिर रहस्यों का एक ऐसा विशाल पहेली बॉक्स जिसके पहले दरवाजे पर हमने अभी सिर्फ दस्तक दी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उन पत्थरों के नीचे ही तब तक दफन रहेगा जब तक वो खुद उसे बताने का फैसला ना कर लें।